गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो चल रहा था, जिसमें अपन ने पिछले क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था। सेल का जो मैकेनिज्म था वो पढ़ा था, जिसमें अपन ने सेल का जो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि सेल क्या है। ये एक इलेक्ट्रोड है जिसको अपन ने एनोड का नाम दिया था। एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड, ये कैथोड है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। और इस पात्र में क्या भरा है? इलेक्ट्रोलाइट भरा है, विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है। इसको अपन ने एक तार से जोड़ दिया जो रेजिस्टेंस से जुड़ा है, जिसका संपर्क अपन ने इसका कैथोड से किया था। सेल के बाहर जो धारा की दिशा है वो एनोड से कैथोड की ओर थी, एनोड से कैथोड की ओर। लेकिन सेल के अंदर की यदि अपन बात करें तो ये धारा की दिशा है आई। इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा के विपरीत चलते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहां से होते हुए एनोड पर आएगा। एनोड क्या है? धनात्मक इलेक्ट्रोड है, तो यहां पर आकर के क्या हो जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉनों का जो सफर है वो यहां कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है सेल के अंदर। वो सेल के जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिएक्शन उससे इन इलेक्ट्रॉनों को, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं इस विद्युत अपघट्य आयनों का जो आयनीकरण होता है उस पर धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड आयन आते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आयन आते हैं। तो उससे क्या होता है? इसको एनर्जी मिलती है और ये सेल इन इलेक्ट्रॉनों को या उन आयनों को एनर्जी देकर के कहां भेजता है? कैथोड पर भेजता है इलेक्ट्रॉनों को। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस धनात्मक इलेक्ट्रोड को छोड़ करके कैथोड पर पहुंचते हैं, फिर यहां से होते हुए इलेक्ट्रॉन अपना सफर या प्रवाहित लगातार प्रवाह करते रहते हैं, जिससे क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। और सेल के अंदर जो धारा का प्रवाह है वो कैथोड से एनोड की ओर होता है और बाहर एनोड से कैथोड की ओर होता है। तो सेल के जो ईएमएफ की अपन बात करें तो सेल की जो ईएमएफ की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि इलेक्ट्रॉनों को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन को या एकांक इलेक्ट्रॉन को, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? सेल का ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इस एकांक आवेश को सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, किसके लिए? सेल को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा सेल का ईएमएफ कहलाता है या सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इस अपघट्य में क्या करते? ये अपघट्य क्या करता है? ये क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ। ये क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है और यही क्या कहलाता है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसे अपन आर से लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। आर से अपन इसको लिखते हैं। और यदि देखा जाए तो सेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आयन्स चलते हैं। इसमें आवेश वाहक क्या कौन होता है? आवेश वाहक कौन होता है? आयन्स होते हैं। कौन होता है? आयन इनमें आवेश वाहक होते हैं। तो सेल जो है, सेल के बाहर धारा की दिशा एनोड से कैथोड की और अंदर सेल के अंदर कैथोड से एनोड की ओर होती है। यहां पर आकर के एनोड पर आकर के इलेक्ट्रॉनों का जो सफर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन क्या करता है कि इस केमिकल रिएक्शन के कारण इनको एक एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर पहुंचता है और अपना
जो चलने का जो क्रम है वो जारी रखता है, जिससे क्या है, सेल से धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। और सेल के विद्युत वाहक बल E और इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टता V के अंदर जो संबंध अपन ने लिखा था वो लिखा था V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर। और सेल का जो सिंबल अपन ने बनाया था वो इस प्रकार से बनाया था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में होता है। लेकिन जो सिंबल बनाया जाता है वहां सेल के जो दोनों टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उनके बगल में, उनके पास में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाया जाता है। ये सेल का विद्युत वाहक बल और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। और ये बिंदु मान लिया अपन ने ए है और ये बिंदु मान लिया अपन ने बी है। तो टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में जो संबंध है वो V बराबर E माइनस आई आर इससे निकलता है। यदि इसी संबंध को अपन पाथ से निकालना चाहें, इसी संबंध को अपन पाथ से निकालना चाहें तो पाथ से कैसे निकालेंगे? मान लिया अपन ने पाथ ये लिया है, मान लिया अपन ने पाथ ये लिया, पाथ ये लिया है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। भाई यहां से कोई रेजिस्टेंस यदि R जुड़ा है, बाह्य प्रतिरोध, तो उसमें धारा का प्रवाह इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ये बिंदु A और B पर ये क्या आ जाएगी? सेल की टर्मिनल वोल्टता आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन अपन ने क्या लिखी थी कि जब सेल में धारा प्रवाहित हो, कि सेल से जब धारा ली जा रही हो तो सेल के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सेल के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? सेल की टर्मिनल वोल्टता V कहलाती है। कब? जब सेल से धारा ली जा रही हो। तो जब सेल से धारा ली जा रही है तो सेल के दोनों सिरों पर टर्मिनल वोल्टता क्या कहलाती है? सेल का जो विभवांतर है, सॉरी विभवांतर जो है वो सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। अब इस सेल में अपन ने इसका पाथ ये लिया है। अब इस पाथ पर देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है। यहां पर मान लिया बिंदु A पर अपन ने पोटेंशियल मान लिया बिंदु VA पोटेंशियल अपन ने मान लिया। फिर यहां से यहां चले, यहां से यहां चले तो यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव पर अपन जा रहे हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव पर अपन जा रहे हैं तो यहां पर सेल को क्या लिखेंगे अपन? माइनस ई लिखेंगे, माइनस ई लिखेंगे, प्लस माइनस ये ई है, इसमें धारा की दिशा ये है। और यदि अपन इस तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस ई लिखा जाएगा। यदि अपन माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं तो प्लस ई लिखा जाएगा। सेल में धारा की दिशा चाहे जो भी हो, लेकिन जिस टर्मिनल से धन इलेक्ट्रोड से यदि ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, और यदि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहां से अपन A से B की तरफ जा रहे हैं तो यहां का पोटेंशियल अपन ने लिख दिया BA। फिर अपन आए प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, तो क्या कहा कौन सा साइन आएगा? माइनस ई। फिर आए गए अपन रेजिस्टेंस के पास, आंतरिक प्रतिरोध की बात अपन करते हैं। तो यहां पर क्या है? ये R है, यहां पर धारा की दिशा ये है, ये है, और पाथ अपन ने लिया है ये। जब पाथ और प्रतिरोध में धारा की दिशा, प्रतिरोध में धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो प्लस साइन लिया जाएगा। यहां पर जो विभव पतन होगा वो कितना होगा? प्लस IR होगा। और यदि धारा की दिशा और पाथ की दिशा दोनों एक ही है तब माइनस IR लिखा जाएगा। दोनों की दिशा एक है तब तो माइनस IR, दोनों की दिशा विपरीत है तो प्लस IR लिखा जाएगा। तो यहां पर अपन A से B की ओर जा रहे हैं, यहां पर धारा की दिशा B से A की ओर है, पाथ अपन ने A से B की ओर लिया है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पर जो विभव पतन होगा वो कितना होगा? माइनस IR, सॉरी प्लस IR।
प्लस आई आर। फिर यहां पर पहुंचे बी पर, तो बी का पोटेंशियल कितना आ गया, वीबी आ गया, वीबी आ गया। फिर यहां से वीए, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस वीबी बराबर, यहां से ई माइनस का है, उस तरफ जाएगा प्लस का, और प्लस ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा माइनस का आई आर। फिर यहां से वीए माइनस वीबी को अपन वी लिख सकते हैं, ई माइनस आई आर। तो इस प्रकार अपन पाथ से भी क्या निकाल सकते हैं, ये रिलेशन को, इस रिलेशन को अपन निकाल सकते हैं कि V बराबर E माइनस आई आर है। धारा की दिशा सेल में चाहे जो भी हो, लेकिन टर्मिनल से प्रभाव पड़ेगा कि टर्मिनल में अपन पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो सेल को माइनस लिखेंगे, और यदि माइनस से पॉजिटिव प्लस की ओर जा रहे हैं तो सेल को प्लस लिखेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस में धारा की दिशा को देखना पड़ता है। धारा यदि दोनों पाथ की और रेजिस्टेंस में धारा की दिशा दोनों समान है तो माइनस आई आर, यदि विपरीत है तो प्लस आई आर लिखा जाता है, प्लस आई आर लिखा जाएगा। तो यह था V बराबर E माइनस आई आर में रिलेशन। इतना अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल की जो निर्भरता है उसकी बात करते हैं। तो विद्युत वाहक बल जो होता है, ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ जो होता है वो इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोडों पर। दूसरा, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करता है। दूसरा, वही बात करें अपन, यदि आर की बात करें, आंतरिक प्रतिरोध की अपन बात करें, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, अपघट्य की मात्रा पर, अपघट्य की मात्रा पर, अपघट्य की मात्रा पर कि कितना पदार्थ लिया गया है। दूसरा, सेल में प्रवाहित धारा पर, सेल में प्रवाहित धारा पर, अपघट्य की सांद्रता पर, अपघट्य की सांद्रता पर, सांद्रता पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर या दोनों इलेक्ट्रोडों की, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, बीच की दूरी पर, बीच की दूरी पर निर्भर करता है। देखो, ईएमएफ जो है, विद्युत वाहक बल जो होता है वो इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करता है और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। वो विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है उस पर भी निर्भर नहीं करता, केवल और केवल निर्भर करता है इलेक्ट्रोडों पर और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर कि कौन सा पदार्थ आपने वहां इसके अंदर डाला है। आगे बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, आंतरिक प्रतिरोध की। तो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा कि कितने कितने लंबे या चौड़े अपन ने इलेक्ट्रोड वहां लगाए हैं। दूसरा, अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसमें जो सेल में जो प्रवाहित धारा होती है उस धारा पर निर्भर करता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो आर समानुपाती पदार्थ की सांद्रता या अपघट्य की सांद्रता, सी कॉन्सेंट्रेशन, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती,
इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती R समानुपाती थी। वही बात करें क्षेत्रफल के, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और एक और लिख लेते हैं ताप की बात, कि ताप पर भी निर्भर करता है कि ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन सब को मिलाकर के एक फॉर्मूला बनता है CID/AT, कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती, सेल में प्रवाहित धारा के समानुपाती, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती, और इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि ताप बढ़ाओगे तो उसी अनुपात में आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है वो घट जाएगा, और यदि ताप को घटाओगे तो उसी अनुपात में आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो यह था अपना विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। अब अपन बात करते हैं सेलों के संयोजन की। सेलों के संयोजन की अपन बात करते हैं। जिस प्रकार से अपन ने प्रतिरोधों का संयोजन किया था, उसी प्रकार अपन सेलों का संयोजन भी करने वाले हैं। प्रतिरोधों का संयोजन अपन ने दो प्रकार से किया था, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। उसी प्रकार अपन ने सेलों का संयोजन भी करना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो पहला लिखते हैं अपन श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल अपन ने मान लिया E1 है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, फिर R1 मान लिया। भाई सेल का विद्युत वाहक बल है तो उसके साथ आंतरिक प्रतिरोध तो आएगा, तो ये E1 मान लिया, इसको R1 मान लिया। इसी के साथ अपन ने एक सेल और जोड़ दिया, ये E2 है और ये R2 है। इन दोनों सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इनका संबंध एक बाह्य प्रतिरोध अपन ने R से कर दिया है, बाह्य प्रतिरोध R से कर दिया। ये बिंदु A मान लिया और ये बिंदु अपन ने B मान लिया। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ये प्लस है E1 का, ये माइनस है, और ये E2 का प्लस और ये माइनस टर्मिनल। तो यहां से धारा की दिशा जो होगी वो इस प्रकार से होगी, जितनी धारा इन सेलों के द्वारा दी जाएगी उतनी ही धारा सेलों के द्वारा वापस ले ली जाएगी। तो ये I धारा यहां से निकली, इस R रेजिस्टेंस से होते हुए इस टर्मिनल में वापस I धारा प्रवेश कर जाती है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा का मान क्या होता है, समान होता है। धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो अब इस प्रतिरोध में यदि अपन इस प्रतिरोध R की बात करें, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R की बात करें, तो इसके सिरों पर यदि अपन विभवांतर की बात करें, विभवांतर की बात करें तो वो क्या होगा, V बराबर I R होगा, V बराबर I R होगा। ये जो विभवांतर है वो इन दोनों सेलों की जो टर्मिनल वोल्टता है, दोनों सेलों की जो टर्मिनल वोल्टता है, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है कि जब सेल से धारा प्रवाहित हो, कि सेल से जब धारा ली जा रही है तो सेलों के दोनों सिरों पर, सेल के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टता V कहलाती है, सेल की टर्मिनल वोल्टता V कहलाती है। तो ये बाह्य प्रतिरोध V बराबर IR विभवांतर अपने को प्राप्त हुआ। ये विभवांतर इन दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टताओं के योग के बराबर होगा। भाई यहां से देखें तो ये विभवांतर
इस आर के इक्वल है, आर बराबर वी बराबर आई आर के इक्वल है। यहां पर यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो इन दोनों सेलों की जो टर्मिनल वोल्टता होगी, चाहे V1 बोल दो, इसको V2 बोल दो, तो V1 प्लस V2 इक्वल VK, तो ये दोनों टर्मिनल वोल्टताओं के योग के बराबर होगी। तो इसको अपन पहले लिखते हैं। दो सेल E1 व E2 जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R1 व R2, क्रमशः E1 का R1 और E2 का R2 है, जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक सेल E1 है और एक E2 है, इनको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि सेल से I धारा प्रवाहित हो तो बाह्य प्रतिरोध R, कैपिटल R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, V बराबर आई आर होगा। भाई यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V बराबर आई आर। इस रेजिस्टेंस से कितनी धारा निकल रही है, I, R इसका प्रतिरोध है, तो ओम के नियम से V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू R, तो V बराबर आई आर। अब बिंदु A और B के मध्य जो विभवांतर है वो इन दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टता के योग के बराबर होगा। तो बिंदु A व B के मध्य उत्पन्न विभवांतर या बिंदु A व B के बीच विभवांतर दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टता के योग के समान होगी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता कितनी है, यहां देखें तो E1 माइनस IR1, ये पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता। दूसरे सेल की अपन यदि बात करें तो दूसरे सेल की क्या होगी, E2 माइनस IR2। तो क्या लिखेंगे, पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, ये पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता है और ये दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता है। यहां से V बराबर ये E1 और E2 वाले पदों को पास लिखते हैं, तो E1 प्लस E2 फिर माइनस IR1 माइनस IR2, फिर V बराबर E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन है दोनों में, तो R1 प्लस R2। तो अपनी जनरल इक्वेशन जो है वो क्या है, E माइनस आई आर। यहां E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट यदि करें
तो वो क्या होगा, V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। यहां से E इक्विवेलेंट क्या है, E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट क्या है, R1 प्लस R2। यानी श्रेणी क्रम में जब सेलों को जोड़ा जाता है तो सेलों का जो परिणामी जो विद्युत वाहक बल है वो इस प्रकार से E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN इस रूप में अपन इसको साधारण तरीके से जोड़ करके उनका परिणामी विद्युत वाहक बल अपन निकाल सकते हैं। उसी के साथ अपन यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो भी अपन R1, R2, R3, Rn के रूप में अपन निकाल सकते हैं। तो यहां से E इक्विवेलेंट क्या आ गया, E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 प्लस R2। यदि अपन V बराबर IR रखे, यहां से V बराबर IR रखें तो यहां से E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट हो जाएगा। फिर ये IR इस तरफ आएगा तो IR प्लस I R इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट। यहां से I कॉमन आ जाएगा, तो यहां से R प्लस R इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट और I बराबर क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। इस सेल में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी हो जाएगी, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। यदि सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और सेल से यदि प्रवाहित धारा की यदि अपन बात करें तो वो क्या आती है, I बराबर E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R इक्विवेलेंट, ये आता है I बराबर E अपॉन R प्लस R बाह्य प्रतिरोध और ये आंतरिक प्रतिरोध R की बात करें। यदि अपन N सेल जोड़ें तो N सेल क्या होगा, N सेलों के लिए क्या होगा, विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, N गुना N सेल, ये बाह्य प्रतिरोध। यदि N विद्युत वाहक बल है तो बाह्य प्रतिरोध भी कितने हैं, N है भाई, R1, R2, R3, Rn तक है, कितना N R। तो ये N सेलों के लिए आ गया। N सेलों की अपन ने यहां बात करें तो I बराबर NE अपॉन R प्लस NR। सेल से प्रवाहित धारा कितनी होती है, I बराबर E अपॉन R प्लस R। ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। वहीं I बराबर N सेलों के लिए NE अपॉन R प्लस NR। यदि यहां से यदि अपन R ग्रेटर देन स्मॉल r अपन करें, R ग्रेटर देन या NR करें कि बाह्य प्रतिरोध जो है वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है या बहुत बड़ा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहां I बराबर क्या होगा, I बराबर क्या होगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 और यहां से क्या हो जाएगा NE अपॉन R, NE अपॉन R। यदि बाह्य प्रतिरोध यदि बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, या कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध को यदि नगण्य मान लिया जाए तो सेल को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो एक सेल से प्रवाहित धारा n गुना बढ़ जाती है। कितने गुना, n गुना बढ़ जाती है। तो यदि सेल में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितना गुना होगी, एक सेल की n गुना बढ़ जाती है। कब, जब आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है। दूसरी अपन बात करें, यदि अपन कैपिटल R को नगण्य करें इसकी तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, यदि ये कंडीशन अपने पास हो कि कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो, तो I बराबर क्या हो जाएगा यहां NE अपॉन NR।
ये n से n कैंसिल और I बराबर क्या हो जाएगा E अपॉन आर। यानी सेल का जब आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होगा किसकी तुलना में, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में यदि ज्यादा होगा, तो सेल से प्रवाहित धारा वो कितनी होगी, एक सेल से जो धारा निकलेगी वही धारा परिपथ में प्रवाहित होगी। तो कहने का मतलब ये है कि फायदा किसमें है, जब सेल का बाह्य प्रतिरोध अधिक हो तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना ज्यादा उचित होता है कि जब सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका यदि बाह्य प्रतिरोध अधिक है आंतरिक प्रतिरोध से, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि सेल से जो प्रवाहित धारा होती है वो एक सेल से n गुनी होती है, एक सेल से प्रवाहित धारा की n गुनी होती है। तो इसमें फायदा ज्यादा है इसकी तुलना में। भाई इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, सिर्फ एक सेल से प्रवाहित धारा, लेकिन यहाँ n गुनी धारा बढ़ जाती है। कब, जब कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक है। तो श्रेणी क्रम में कब जोड़ना है, जब बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है। तो यह था अपना श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन है। अब बात करते हैं अपन पार्श्व क्रम संयोजन की या समांतर क्रम संयोजन की, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन। सेलों का समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन। ये दो सेल है, पहले सेल को अपन ने बोल दिया E1 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरा सेल है E2 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दिया अपन ने R2। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहां से धारा I निकलेगी, इस बाह्य प्रतिरोध R से होते हुए इस नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कर जाती है। जितनी धारा यहां से निकलेगी उतनी धारा यहां पर प्रवेश करती है। E1 से, यदि E1 से अपन बात करें तो धारा कितनी निकलती है, मान लिया I1 है, और E2 की यदि अपन बात करें वो धारा I2 है। तो कहने का मतलब ये है कि परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 प्लस I2 के रूप में है। I1 प्लस I2 दोनों मिलकर के यहाँ ये बिंदु A है, यहां बिंदु A पर कितनी धारा है, I है, I1 प्लस I2 के रूप में है। यहां से धारा I आ रही है, यहां से धारा कितनी प्रवेश कर जाएगी, I1, और यहां से धारा प्रवेश कर जाएगी I2। ये मान लिया बिंदु अपन ने B। तो टोटल धारा कितनी है परिपथ में यदि देखें, I बराबर I1 प्लस I2। परिपथ में कुल धारा कितनी है, I1 प्लस I2। भाई पार्श्व क्रम की यदि बात करें या समांतर क्रम संयोजन की यदि बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा का मान जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की यदि अपन बात करें, विभव की बात करें या विभवांतर की यदि अपन बात करें तो वो क्या होता है, समान होता है। इन दोनों बिंदुओं पर जो विभव निकलेगा वो इन दो, जो यहां पर जो विभव निकलेगा वो इन दोनों सेलों के
टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। जो बिंदु ए और बी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो इन दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टता के इक्वल होगा, दोनों सेल की टर्मिनल वोल्टता के इक्वल हो जाएगा। जैसे लिखते हैं इसको, दो सेल E1 व E2 जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। E1 व E2 से प्रवाहित धारा क्रमशः कितनी है, I1 व I2 है, I2 है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2। भाई परिपथ में कुल धारा कितनी है, I1 प्लस I2। E1 से कितनी निकली है, I1, E2 से I2, टोटल धारा I है जो परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो प्रतिरोध R के सिरों पर बाह्य प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की यदि अपन बात करें तो वो कितना होगा, V बराबर आई आर होगा, V बराबर आई आर होगा। अब यहां पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में विभव का मान जो होता है वो समान होता है। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो पहले सेल के टर्मिनल वोल्टता के बराबर और दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। तो पहले सेल की यदि अपन बात करें, या बिंदु ए व बी के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर क्या होगा, पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता E1 माइनस I1 R1। यहां पर धारा कितनी है, I1 है। सेल E1 से कितनी धारा है, I1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। तो पहले सेल का जो टर्मिनल वोल्टता है वो कितनी है, E1 माइनस I1 R1। और दूसरे सेल की यदि अपन बात करें तो E2 माइनस I2 R2, E2 माइनस I R2। यहां यदि अपन I1 की वैल्यू निकालना चाहें तो I1 क्या होगा, I1 R1 बराबर E1 प्लस E1 माइनस V। तो I1 क्या हो जाएगा, यहां से I1 क्या हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1। I1 क्या हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1। अब दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, I2 R2 बराबर E2 माइनस V। तो I2 कितना हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। I1 और I2 की वैल्यू अपने पास आ गई है। तो I1 और I2 की वैल्यू की कहां रखेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में अपन रख देते हैं। तो I बराबर क्या होगा, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2 यहां पर
E1 वाले पदों को एक साथ लिख लेते हैं और V वाले पदों को अलग लिख लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, E1 अपॉन R1, भाई ये R1 जो है E1 से डिवाइड भी है, V से भी डिवाइड है, यहाँ R2 E2 से डिवाइड है और V से भी डिवाइड है। तो E1 प्लस माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। यहां से E वाले पदों को एक साथ लिख लेते हैं। तो E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस V, दोनों में V कॉमन है यहां से, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अपनी जनरल इक्वेशन क्या बोलती है, V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर। तो V वाले पदों को अपन इस तरफ लेकर के आएंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो यहां से V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बराबर E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस I। भाई ये I है, इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाएगा माइनस का। ये V वाला पद यहां माइनस का है, इस तरफ आएगा प्लस का यहां पर। अब ये V के जो गुणा में है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये यहां पर उल्टा होकर के इसके गुणा में आ जाएगा, या कहें कि इनके दोनों में डिवाइड में आएगा। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यहां पर क्या आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। भाई इस वाले टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ R1 प्लस R2 अपॉन R2, दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्यूशन किया है। तो इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाला टर्म इन दोनों के डिवाइड में जाएगा, दो भाग में जाएगा, तो ये उल्टा होकर के इनके दोनों के गुणा में आ गया। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यदि इसका सॉल्यूशन अपन करें, V बराबर, यदि ये वाला पद इससे गुणा है, ये वाला पद भी इससे गुणा में है, तो यहां से क्या निकलेगा E1 R1, ये ऊपर वाला R1 कैंसिल दोनों, यहां से इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा R2 अपॉन क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। दूसरी टर्म की बात करें, प्लस E2 है, अपॉन में R2 है, इस वाले R2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या आ गया R1, तो E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। फिर माइनस I क्या आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहां V बराबर, अब ये वाला जो टर्म है, क्या ये E इक्विवेलेंट लिख सकते हैं इसको, और ये R क्या है, R इक्विवेलेंट है। तो यहां से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I, इसकी तुलना अपन ने यहां से की, तो ये E इक्विवेलेंट के इक्वल आ रहा है, यहां से I आ गया, और तो R इक्विवेलेंट के इक्वल क्या आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये क्या आ जाता है R इक्विवेलेंट। ये यहां पर इसको लिख सकते हैं। यहां से इक्विवेलेंट वाला टर्म कौन सा है, E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। या इसको अपन सीधा लिखना चाहें तो E इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, E2 R1 प्लस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दोनों का एलसीएम ले लिया, इसको अपन ने ऐसे लिख दिया। ये वाला टर्म E इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाता है। यहां से अपन यदि बात करें R इक्विवेलेंट की, तो R इक्विवेलेंट क्या है,
आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यदि अपन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट करें तो क्या आ जाता है, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, जो किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के। तो यहां से यदि n सेलों की अपन बात करें, n सेलों की यदि बात करें तो n सेलों के लिए देखो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन कितनी, n सीरीज n 1 अपॉन R n। अब यदि R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n के लिए R अपॉन n, तो कितना आ गया, n 1 अपॉन R आ गया। यहां से यदि देखें कितने सीरीज, कितना रेजिस्टेंस है, n रेजिस्टेंस है 1 अपॉन R, भाई n मल्टीप्लाई में है। यदि इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो n R अपॉन n हो गया। अब इस सेल में प्रवाहित धारा कितनी है, I बराबर क्या लिखते हैं अपन, E अपॉन R प्लस R लिखते हैं। भाई सेल में प्रवाहित धारा कितनी होगी, सेल का विद्युत वाहक बल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R। अब ये R कितना है, यदि सेल n गुना है, भाई n सेल यदि जोड़ दें और n सेलों का विद्युत वाहक बल यदि E लिखें और उसका जो यदि n सेल श्रेणी समांतर क्रम में जोड़े हैं, n सेल समांतर क्रम में जोड़े हैं, उनका विद्युत वाहक बल यदि अपन E है, विद्युत वाहक बल E है, तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R बाई N होगा, R बाई N होगा। कहां से, ये रहा, R बाई N होगा। तो यहां से E अपॉन R प्लस R अपॉन N, R अपॉन N, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। कब, जब N सेलों को जोड़ा गया है, ये आ गया। फिर यहां से I बराबर ये कितना हो जाएगा, N E अपॉन N R प्लस N E अपॉन N R प्लस R, इसका एलसीएम लिया NR और ये N वाला पद ऊपर आ जाएगा। तो N सेलों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रवाहित धारा कितनी है, NE अपॉन NR प्लस R, NR प्लस R। अब यहां से यदि अपन इस वाले टर्म को, कैपिटल R को अपन नगण्य करते हैं, बाह्य प्रतिरोध को यदि अपन नगण्य करते हैं, बाह्य प्रतिरोध को यदि अपन नगण्य करते हैं NR को, तो अपने पास आता है I बराबर NE अपॉन R, NE अपॉन R। इस सेल में जो प्रवाहित धारा होगी वो n गुना बढ़ जाती है, एक सेल से जो धारा प्रवाहित होती है वो n गुना बढ़ जाती है। कब, जब बाह्य प्रतिरोध को क्या किया गया है, नगण्य किया गया है, बाह्य प्रतिरोध को नगण्य किया गया है। यदि अपन आंतरिक प्रतिरोध R को नगण्य करें बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो क्या होगा, I बराबर ये नगण्य हो जाएगा NE अपॉन NR, ये N से N कैंसिल, ये कितना हो जाएगा E अपॉन R। यदि अपन आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य करते हैं तो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में जो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी वो एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होगी। कितनी सेल से, एक सेल से। तो यदि अपने को समांतर क्रम में अधिक धारा चाहिए तो सेलों को जो बाह्य प्रतिरोध है उसको नगण्य करना होगा। तो जब बाह्य प्रतिरोध नगण्य होगा तो सेल से जो एक सेल से धारा प्रवाहित होगी वो n गुना बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है, n गुना बढ़ जाती है। तो बाह्य प्रतिरोध जब नगण्य होगा तो n गुना बढ़ जाएगी, और यदि आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य करते हैं तो परिपथ में केवल एक सेल के प्रवाहित धारा के तुल्य ही धारा प्रवाहित होती है।
तो ये था अपना समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इन्हीं को यदि अपन पाथ से निकालना चाहे, तो इतना लंबा डेरिवेशन अपन ने किया है, श्रेणी क्रम में भी अपन ने डेरिवेशन किया था, तो श्रेणी क्रम के लिए भी अपन ने निकाला है। ये E1 था, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ये पाथ ले लिया, इसमें ये धारा की दिशा है इस प्रकार से। अब ये धारा की दिशा है और पाथ अपन ने A से B की ओर लिया है, धारा की दिशा A से B की ओर इस प्रकार से है कि परिपथ में इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रही है। तो यदि अपन इसकी बात करें तो यहां का पोटेंशियल क्या है, VA है। यहां का पोटेंशियल क्या है, VA। फिर यहां अपन प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो E को अपन क्या लिखेंगे, -E1 लिखेंगे, -E1 लिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल को माइनस लिखेंगे, यदि माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो E1 को या E को प्लस लिखेंगे। फिर आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में धारा की दिशा ये है, पाथ के विपरीत है, पाथ के विपरीत होगी तो विभव पतन को अपन प्लस में लिखेंगे, तो प्लस I R1 प्लस में लिखा जाएगा क्योंकि पाथ की दिशा और इसमें धारा की दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, तो प्लस में लिख दिया। फिर आता है अपना E2, फिर अपन जाते हैं प्लस से माइनस की ओर, तो ये वाला भी प्लस से माइनस की ओर गया था, ये भी प्लस से माइनस की ओर है, तो यहां से माइनस का E2। फिर आता है इसमें धारा की दिशा पाथ के विपरीत है, तो पाथ के विपरीत है मतलब सेल में धारा की दिशा नहीं देखते, केवल रेजिस्टेंस में धारा की दिशा देखते हैं और पाथ की दिशा देखते हैं। सेल में केवल अपन जो चल रहे हैं पाथ की दिशा के अकॉर्डिंग या उसके टर्मिनल के अकॉर्डिंग उसका साइन लिखा जाता है। यदि प्लस से माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, यदि माइनस से प्लस की ओर है तो प्लस साइन लिखा जाता है। वहीं यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यदि धारा की दिशा ये है और पाथ की दिशा यदि ये है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये क्या है, पाथ है और ये धारा की दिशा है, तो प्लस IR लिखा जाएगा। और यदि धारा की दिशा I और पाथ की दिशा दोनों एक ही है तब -IR लिखा जाएगा, -IR लिखा जाएगा। तो यहां पर आते हैं, यहां एक दूसरे के विपरीत है तो प्लस IR2 और यहां पर आने पर पोटेंशियल क्या है, VB है, तो ये VB है, ये इस तरफ आ जाएगा VA माइनस VB बराबर ये वाला पद उस तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। तो VA माइनस VB को अपन ने क्या लिख दिया, V लिख दिया। ये E1 है प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। तो पाथ से भी क्या लिख सकते हैं अपन, V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। यही आया था श्रेणी क्रम के लिए। तो ये अपन ने पाथ से इसका सॉल्यूशन किया है, पथ से अपन ने सॉल्यूशन इसका किया है, पथ से इसका सॉल्यूशन किया। वहीं यदि अपन समांतर क्रम की बात करें यहां I1 है, यहां I2 है, ये E2 है, ये E1 था, ये R1 है, ये R2 है। यहां धारा की दिशा ये I है, यहां धारा की दिशा I इस तरफ है, ये बिंदु A और ये बिंदु B। अपने को चलना है A से B की ओर, डायरेक्शन अपन B से A की ओर भी ले सकते हैं, अपन ने A से B की ओर ले लिया, A से B की ओर लेंगे तो यहां का पोटेंशियल क्या है, पहले सेल की बात करते हैं, तो यहां का पोटेंशियल VA है, यहां का पोटेंशियल अपन ने क्या लिख दिया, VA लिख दिया। तो पहले सेल के लिए यदि बात करें तो पहला सेल क्या है, यहां इस प्रकार से है E1
R1, यहां धारा कितनी है, I1 है, और ये बिंदु A है और ये बिंदु यहाँ B है। पाथ अपन ने इस प्रकार से लिया है, तो ये VA आ गया, VA का पोटेंशियल। फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस आ गए तो यहाँ माइनस का E1। फिर धारा की दिशा अपोजिट है पाथ के, तो अपोजिट है तो प्लस क्या, I1 R1 और B का पोटेंशियल लिख दिया अपन ने VB। ये इस तरफ आ जाएगा, VA माइनस VB बराबर, ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस माइनस I1 R1, तो V बराबर E1 माइनस I1 R1। यही अपन ने निकाला था। और यदि पाथ से दूसरा सेल की बात करें, अपन दूसरे सेल की अपन बात करें, तो A का पोटेंशियल VA पर आ गया। फिर यहां से प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस E2। फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो धारा की दिशा इसमें इसके विपरीत है, पाथ के विपरीत है, तो I2 R2 बराबर B का पोटेंशियल VB आ गया। यहां से VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस I2 R2, या V बराबर E2 माइनस I2 R2। यहां से I1 और I2 की वैल्यू निकाल करके टोटल करंट I1 प्लस I2 में अपन रख करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यह है समांतर क्रम के लिए और यह है श्रेणी क्रम के लिए, कि पाथ से भी इसको ऐसे निकाला जा सकता है। तो आज का टॉपिक था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं।